हेलो दोस्तों, जो टेस्ट कल रह गया था और उसमें 61 या 2 के आसपास मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा पाया था। आइए आज उसका आगे का पोर्शन उसको कवर करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। 2, राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी रहेगा। इसमें कथन 1 और कथन 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत, केवल निर्वाचित होते हैं, मनोनीत नहीं। इसमें कह रहा है दिल्ली और पुदुचेरी की केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। देखिए ऐसा नहीं है, लेते हैं। ठीक है। 64 की बात करें, राष्ट्रपति के चुनाव में मतों के मूल्य के निर्धारण के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसमें कह रहा है कि एक विधायक के मत का मूल्य पूरे भारत में समान होता है। एक संसद के मत का मूल्य प्रत्येक राज्य में अलग अलग होता है। मतों का निर्धारण 1931 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव साधारण बहुमत प्रणाली से होता है। इसका आंसर सही होगा। मतों का जो मूल्य का निर्धारण है वो 1931 की जनगणना के आधार पर किया जाता है। आइए 65 की बात करते हैं। राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। इसमें कह रहे हैं संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग केवल लोकसभा में ही शुरू किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। संसद के मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते वे महाभियोग में भाग ले सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी होगा। पहला कह रहा है कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग केवल लोकसभा में शुरू किया जा सकता है। नहीं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में शुरू किया जा सकता है। ठीक है, और बाकी महाभियोग बाकी 2-3 सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के संदर्भ में पॉकेट वीटो का क्या अर्थ है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेजना, विधेयक पर ना तो सहमति देना ना ही उसे वापस लेना और निश्चित काल के लिए लंबित करना, राज्य विधायिका के विधेयक को सुरक्षित कर रखना या विधेयक को सीधे रद्द कर देना। इसका ऑप्शन बी होगा, जिसमें कहा गया कि विधेयक पर न तो सहमति देना और ना ही उसे वापस करना और निश्चित काल के लिए लंबित राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है आर्टिकल 123 के तहत। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। वह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। वह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं जो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। उन्होंने चुनाव में निर्विरोध जीत हासिल की है। वह भारत की सबसे अधिक उम्र की राष्ट्रपति हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी होगा, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्य के रूप में इसको हम जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू भारत की एक 15वीं राष्ट्रपति हैं। वह ओडिशा से ताल्लुक़ रखती हैं और संथाल जनजाति से संबंधित हैं। रिकॉर्ड की बात करें, वह आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं और भारत की अब तक की सबसे युवा राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, तो ये जो डी वाला है तो ऑप्शन वैसी बातें गलत हो जाता है। और विपक्ष की बात करें तो उन्होंने चुनाव में यशवंत सिन्हा को हराया था और शपथ उन्हें भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने दिलाई थी। ठीक है। 68 की बात करें, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। यह शक्ति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी जाती है, ये तो सही है। अध्यादेश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, तो ये भी सही है। और कह रहा है कि अध्यादेश का वही प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित कानून का होता है, ये भी सही है। और इसमें कह रहा है डी वाला, राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कभी भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं चाहे संसद में सत्र हो या ना हो, ये कथन गलत होगा। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते हैं। 69 की बात करें जो इसमें कह रहा है राष्ट्रपति की क्षमता शक्ति के तहत परिहार का तात्पर्य क्या है। तो इसमें कह रहा है कि सज़ा की प्रकृति को बदलना या जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में, सज़ा की अवधि को कम करना लेकिन उसकी प्रकृति को ना बदलना, सज़ा को कुछ समय के लिए टाल देना, अपराधी को पूरी तरह दोष मुक्त कर देना। इसका सही डिस्क्राइब क्या होगा बताइए। इसका बी डिस्क्राइब होगा। इसमें कह रहा है कि सज़ा की अवधि को कम करना लेकिन उसकी प्रकृति को ना बदलना। ये जो आपने पढ़ा होगा ना कि 4 प्रकार की जो राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ जो मिली गई हैं आर्टिकल 72 के तहत, जिसमें आपका क्षमादान होता है, लघुकरण होता है, परिहार होता है, विराम होता है, प्रविलंबन होता है। ठीक है ना। तो उसमें जो लघु परिहार है उसका मतलब यही होता है कि अवधि को कम करना, जैसे 2 साल की सज़ा को 1 साल कर देना, लेकिन जो श्रम है वही रहेगा। इसमें यह बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें,
राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों के संदर्भ में कौन सी परिस्थिति सही है? जब किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, मंत्रिपरिषद को भंग करना यदि वह लोकसभा में बहुमत में खो दे, लोकसभा का समय से पूर्व विघटन करना यदि मंत्रिपरिषद ने बहुमत खो दिया हो। इसका तो सारे कथन ही सही होंगे, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कथन इसके सही हैं। 71 की बात करें, हाल ही में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्ति क्या है? वह इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, वह इस बिट पर वीटो का प्रयोग कर सकता है, वह अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है और वह इसे जन्म संग्रह के लिए भेज सकता है। बताइए क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, वह अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। ठीक है, अब बाध्य अब क्यों है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो 24वां संविधान संशोधन 1971, इस संशोधन द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया था कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देगा ही, है ना। वह ना तो इसे रोक सकता है और ना ही इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। और अगर हम करंट से इसको लिंक करें तो हाल ही में जानते हैं कि जो महिला आरक्षण विधेयक है, यानी कि इसका जो नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, को सितंबर 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी थी, जिसके बाद यह 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया है। ठीक है, 72 में देखें, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? बेसिक से सवाल है, आप जानते होंगे कि जो भारत की CGI हैं वो करेंगे। 73 की बात करें, 73 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, यानी कि नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 के संदर्भ में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति, चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री स्वयं करेंगे, संसद द्वारा मतदान से? बताइए कौन सा होगा? इसका बी होगा, चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति। मुझे पता है कुछ लोग इसका आंसर ए दे रहे होंगे, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति नहीं बल्कि चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति। ठीक है ना। अगर हम CGI की बात करें तो उसमें ऐसा होता है। 74 की बात करें, इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों के बीच मुख्य अंतर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों सैन्य अदालतों की सजा माफ़ कर सकते हैं, जाहिर सी बात नहीं होगा ये वाला। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को कूटनीतिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, राष्ट्रपति मृत्युदंड की तरह क्षमा प्रदान कर सकता है जबकि राज्यपाल नहीं, ये वाला कथन सही होगा। डी कह रहा है राज्यपाल के पास कोई विवेकाधीन शक्ति नहीं, ये तो पूर्णतः गलत है। 75 की बात करें, इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है और मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की जाँच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है और मंत्रिपरिषद की सलाह केवल विवेकाधीन मामलों में ही अनिवार्य है। इसका आंसर बी होगा कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। एक फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखना, वो ये है कि जो मंत्रिपरिषद शब्द है ये संविधान में मूल रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है, इसको संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, ये ध्यान रखना। यानी कि ये मूल संविधान में नहीं था, अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो उसको ध्यान रखना। 76 की बात करें, सामूहिक उत्तरदायित्व के संवैधानिक प्रावधान के संदर्भ में कौन कथनों पर विचार करिए। इसमें कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा में किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बी होगा। इसमें कह रहा है ना कि कौन सा हाँ, इसका आंसर बी होगा 76 वाले का। इसमें इसका थोड़ा जिसके जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि पूरी संसद के, है ना। इसलिए ये वाला क्वेश्चन गलत होगा, बाकी दूसरा वाला ठीक है। 77 की बात करें तो इसमें कह रहा है कि इसमें मिलान करना है बेसिकली। 75 का किससे मिलान होगा? 78 का। इसका आप मिला लेना, उसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका ए होगा, यानी कि ए का 2, बी का 3 होगा, सी का 1 होगा और डी का 4 होगा। ठीक है। 78 की बात करें, 78 में कह रहा है कि 91 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अधिनियम 2003 में मंत्रिपरिषद के आकार को किस प्रकार सीमित किया गया था? मंत्रियों की संख्या राज्यों की कुल संख्या का 10% होगी, मंत्रियों की संख्या PM सहित लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, मंत्रियों की संख्या कैबिनेट की इच्छा पर निर्भर करेगी या केवल राज्य की विधानसभा पर लागू होती है। इसका आंसर भी होगा, इसमें जो संख्या है वो 15% से अधिक नहीं होगी, PM सहित, चाहे वो राज्य में हो तो CM सहित और अगर सेंट्रल में हो तो PM सहित। ठीक है, इसको याद रखना। 79 की बात करें, 79 कह रहा है कि यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देता है तो यह उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
राष्ट्रपति नया प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और मंत्रिपरिषद बनी रहेगी। मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाएगी। वरिष्ठतम के कैबिनेट मंत्री कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन जाएगा और लोकसभा भंग हो जाएगी। बताइए क्या होगा? इसका आंसर भी होगा, मंत्रिपरिषद जो होती है स्वतः ही भंग हो जाती है, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो पीएम ही होता है, इसी वजह से। 80 की बात करें, 80 कह रहा है कि आर्टिकल 75 के अनुसार कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रसाद बन जाए, ऐसी बात है, लोकसभा के प्रति होगा, सॉरी राष्ट्रपति के प्रति होगा, व्यक्तिगत रूप से, ना कि सामूहिक रूप से। अगर सामूहिक रूप से होता तो लोकसभा के प्रति होता है, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से देखें तो सी होगा इसका आंसर। 81 कह रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के तहत नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है? वह केवल एक सदस्य के रूप में भाग लेता है, वह चयन समिति का अध्यक्ष होता है, वह समिति के निर्णयों की वीटो कर सकता है, वह समिति का हिस्सा नहीं होता है। इसका बी आंसर होगा, वह चयन समिति का अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन होता है। 82 की बात करें, इसमें कह रहा है कि कथन प्रधानमंत्री को समानों में प्रथम यानी कि फर्स्ट एमंग इक्वल्स कहा जाता है। प्रधानमंत्री के पास मंत्रियों के चयन, उनके विभागों के आवंटन, उनके बर्खास्त करने की व्यापक शक्तियाँ होती हैं। सही बात है, इसका आंसर ए होगा। दोनों कथन सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जाता है तो उसके लिए अनिवार्य शर्त क्या है? उसे नियुक्ति के 3 महीने के भीतर निर्वाचित होना होगा, उसे 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, उसे केवल लोकसभा सदस्य ही बनना रहेगा, वह सदस्य बनने बिना भी 5 वर्ष के तक रह सकता है। इसका आंसर बी होगा, उसे 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। ठीक है, 84 की बात करते हैं। प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस परिषद या निकाय का पदेन इनके एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष होता है? ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा फैक्चुअल और थोड़ा सा टफ लग सकता है, इसको थोड़ा सा समय लेकर सॉल्व करना। कि राष्ट्रीय एकता परिषद, ये अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, या राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी कि NBWL। तो इसका आंसर क्या होगा? बेसिकली इसके चारों कथन सही हैं, चारों का अध्यक्ष होते हैं वो, यानी कि एक्स ऑफिशियो। 85 की बात करें, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच मुख्य अंतर क्या है? मंत्रिपरिषद के एक छोटा निकाय है जबकि मंत्रिमंडल एक बड़ा। मंत्रिपरिषद में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी श्रेणियों के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद के कार्यों का वर्णन अनुच्छेद 352 में है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति की प्रति उत्तरदायी होती है। बताइए, डी गलत हो जाए, ऐसी बातें गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर बी रहेगा, क्योंकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं और जबकि मंत्रिपरिषद में सभी श्रेणी के मंत्री शामिल होते हैं। 86 की बात करें तो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? बताइए। राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, आप सभी जानते होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 87 की बात करें, भारत के कॉलेजियम सिस्टम के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? 87 इसमें राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था जब मैं मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पढ़ा रहा था। क्वेश्चन नंबर 88 देखें, केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? बताइए 88 का क्या होगा? इसमें मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आएगी। आइए इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जो आर्टिकल 131 है ये सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे मामले की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू की जाती है। और वो विषय क्या होंगे देखते हैं। केंद्र बनाम एक या अधिक राज्य। विषय 2, केंद्र और कोई राज्य बनाम अन्य राज्य, 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद। ऐसे अगर मामले होंगे तो वो क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्र अधिकार के उसमें आएंगे। लेकिन अपवाद देखें, पूर्व संवैधानिक संधियाँ यानी कि संविधान बनने से पहले जो संधियाँ हो चुकी हैं, है ना, अंतर्राज्यीय जल विवाद हो गया, वित्त आयोग के मामले हो गए, वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। इसको पता है क्या, नोट करके लिख लेना। हो सकता है इससे ही क्वेश्चन बने कि पूर्व संवैधानिक संधियाँ हैं, ये दे देगा ऑप्शन कि पूर्व संवैधानिक संधियाँ, अंतर्राज्यीय जल परिषद विवाद और वित्त आयोग के मामले, और साथ में ये भी दे देगा कि परामर्शदात्री क्षेत्र हो गया। ये तो सिंपल पूछा है, लेकिन वो स्टेटमेंट के थ्रू बना सकता है इसको और टफ करने के लिए, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 89 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? बताइए। केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, किसी भी सदन में, और लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से केवल लोकसभा में। इसका आंसर किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। 90 क्वेश्चन 90, सलाहकार क्षेत्र अधिकार यानी कि एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के तहत राष्ट्रपति के संयोजित के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। बताइए, ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर सी होगा कि 143 के तहत वो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। और हाँ,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, ये ध्यान रखना है। यदि मामला संविधान पूर्व संधि का ना हो, अगर संविधान पूर्व संधि का मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। वो उसको मान भी सकता है, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है। अगर हम ऐतिहासिक उदाहरण की बात करें, जैसे बाबरी मस्जिद का मामला हो गया, केरल शिक्षा विधेयक हो गया, टूरिस्ट स्पेक्ट मामले हो गए इत्यादि वगैरह, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है। 91 की देखें। 91 कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरण कौन करता है। यानी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में कौन स्थानांतरण करता है, बताइए। इसका आंसर सी होगा, राष्ट्रपति करता है। बहुत सारे लोग इसका आंसर वैसे हाँ बी दे रहे होंगे, लेकिन इसका आंसर सी होगा। 92 सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय क्यों कहा जाता है। इसके निर्णय लिखित होते हैं, इसके निर्णयों को साक्ष्य के रूप में रखा जाता है, इसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। ए और सी दोनों, यानी कि इसके निर्णय लिखित भी होते हैं और इसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, इसीलिए इसको अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है ना। 93 की बात करें, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, यहाँ सर 20 का भी होगा। न्यायालय पुनरावलोकन का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। इसका आंसर बी होगा, अमेरिका से, सी होगा, अमेरिका से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, भारतीय संचित निधि पर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को तो लोग कहेंगे कि हाँ ये तो भारत की संचित निधि पर होता ही है, लेकिन राज्य का वो भी, राज्य के न्यायाधीशों का वेतन भत्ते वो भी भारत की संचित निधि पर होते हैं, ना कि राज्य की संचित निधि पर। आइए 96 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सुवास सॉफ्टवेयर न्यायपालिका में किस कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा है। 96 मुकदमों की ई फाइलिंग हेतु, कानूनी दस्तावेजों के क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद हेतु, जजों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु, लाइव स्ट्रीमिंग करने हेतु। देखो इसमें एक ट्रिक पता क्या लगाना, मान लीजिए मुझे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, आपको मान लीजिए नहीं आता है, आता तो अलग बात है, तो आप लगा ही देंगे। जो क्वेश्चन सबसे अलग दिख रहा हो स्टेटमेंट, जैसे कि बी वाला स्टेटमेंट है सबसे बड़ा लग रहा है, तो कभी कभी हम इसको टिक कर देते हैं ना, तो चांस है कि 90% सही हो जाए, 90% नहीं कह सकता, बट 70 से 80% सही हो जाता है। स्टेट PCS में कह रहा हूँ, ठीक है ना। UPSC वाली ये ट्रिक काम नहीं करती है, ये PCS में यहाँ काम करती है, UPSC में भी काम करती है। 97 की बात करें, 97 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 का प्रयोग हाल ही में किस संदर्भ में अधिक चर्चा में रहा है। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामला, या नए संसद भवन का उद्घाटन के लिए, राम मंदिर निर्माण के लिए, GST परिषद की बैठक के लिए। इसका आंसर ये होगा, चंडीगढ़ मामले के लिए, मेयर मामले के लिए इसको लाया गया था। क्यों? क्योंकि फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों को पलटते हुए इसी शक्ति का प्रयोग किया था। कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा रद्द किए गए वीटो को वैध मानकर सीधे विजेता घोषित कर दिया गया था। यह शक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, जहां वह किसी भी मामले में न्याय करने के लिए किसी भी कानून या प्रक्रिया से ऊपर जाकर आदेश दे सकते हैं। ठीक है। 98 की बात करें, भारत का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI द्वारा शुरू किया गया फास्टर, ये करंट से क्वेश्चन है, सिस्टम क्या है। मुकदमों के त्वरित निपटान के लिए हेतु, जेल अधिकारियों की अदालती आदेश तेजी से भेजने हेतु, न्यायाधीशों की नई भर्ती हेतु, वकीलों के लाइसेंस रद्दीकरण हेतु। 98 का बताइए क्या होगा। इसका आंसर जेल अधिकारी की अदालती आदेश तेजी से भेजने हेतु इसको लाया गया है। अगर इसका पूरा नाम की बात करें तो इसका नाम फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इसका नाम है। अक्सर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी कैदी कई दिनों तक जेल में रहते हैं, क्योंकि हार्ड कॉपी जेल तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसका समाधान क्या होना चाहिए, उसी के लिए लाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजिटल हस्ताक्षरित आदेश तुरंत और सुरक्षित रूप से जेलों और संबंधित अधिकारियों को ईमेल के माध्यम से भेज दिए जाते हैं, जिससे कैदियों की रिहाई में देरी नहीं होती। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि आर्टिकल 21 की रक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। ठीक है, याद रखना इसको। क्वेश्चन ये ऐसे ही बन सकता है कि हाल ही में जो फास्टर जो टर्म है वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल से को रिलेटेड है। जैसे कभी ऊपर मैंने क्वेश्चन देखा था, वो जो पर्यावरण वाला था, आर्टिकल 48 है, तो उससे लिंक करके इसको आप याद कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में प्रयुक्त शब्दावली राज्यों का संघ। ये बेसिक से क्वेश्चन आप बता देंगे कि भारत एक समझौता आधारित संघ है, जैसे कि अमेरिका या भारतीय संघ से राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य केंद्र के प्रशासनिक अंग मात्र हैं। भारतीय संघ की इकाइयाँ संप्रभु हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी रहेगा, भारतीय संघ से राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति के संदर्भ में क्या सत्य है। केवल केंद्र ही इन विषयों पर कानून बना सकती है। यदि केंद्र और राज्य के कानून में टकराव हो तो हमेशा राज्य का कानून प्रभावी रहेगा। सी,
टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी होगा बशर्ते राज्य के कानून का राष्ट्रपति की सहमति ना मिली हो। समवर्ती सूची के विषयों पर कर लगाने की शक्ति केवल राज्य के पास है। बताइए क्या होगा? सी होगा इसका आंसर। टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा बशर्ते राज्य के कानून का राष्ट्रपति की सहमति ना मिली हो। ठीक है, तभी वो सेंटर का कानून हावी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें, इसमें कह रहा है एकल की भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इसे एकात्मक की ओर झुकाती है? एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, IAS IPS। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। चारों विशेषताएं जो भारत को एकात्मक विशेषता की ओर झुकाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 देखें, इसमें आपको मिलान करना है कि वित्त आयोग कौन सी आर्टिकल में है, अंतर्राज्य परिषद कौन सी आर्टिकल में है, GST परिषद और आंचलिक परिषदें। इसका ठीक से मिला लीजिएगा। मैं इसको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर ए रहेगा, क्योंकि वित्त आयोग का जो प्रावधान है आर्टिकल 280 के अंतर्गत है और अंतर्राज्य परिषद का 263 के अंतर्गत है और सी का आपका 2 रहेगा, यानी कि 290A 2017 में लाया गया था GST, और डी यानी कि आंचलिक परिषदें ये आपका संवैधानिक यानी कि संवैधिक निकाय यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें, अवशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में भारतीय और अमेरिकी संघवाद में मुख्य अंतर क्या है? भारत में राज्यों के पास है, भारत में ये राज्यों के पास हैं, अमेरिका में केंद्र के पास हैं। भारत में ये केंद्र के पास है, अमेरिका में राज्यों के पास हैं। दोनों देशों में ये समवर्ती सूची का हिस्सा है, भारत में इनका अस्तित्व नहीं है। इसका आंसर भी रहेगा। भारत में ये केंद्र के पास हैं अवशिष्ट शक्ति हैं जो आर्टिकल 248 के अंतर्गत हैं और अमेरिका में ही राज्यों के पास हैं। ठीक है, 104 की बात करें, उच्चतम न्यायालय ने किस प्रसिद्ध मामले में संघवाद को संविधान का मूल ढांचा बनाया गया? जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। केशवानंद भारती मामला था, बहुत प्रसिद्ध रहा था, जिसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी, तो 9-1 के हिसाब से जज की बैठक ने इसको फैसला सुनाया था। क्वेश्चन नंबर 105, असमान संघवाद यानी कि एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के संदर्भ में संविधान का कौन सा भाग महत्वपूर्ण है? भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग अनुच्छेद 371 से लेकर 371J तक और अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक। 105 का सी रहेगा, आर्टिकल 371 से 371J तक इसका डिस्क्राइब किया गया है। आर्टिकल 106 की बात करें, GST परिषद के निर्णय लेने की इस प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? केंद्र सरकार के पास कुल मतों का आधा भाग होता है, राज्य के पास कुल मतों का 2/3 भाग होता है, कोई भी निर्णय 50% बहुमत से लिया जा सकता है, केंद्र के पास वीटो शक्ति नहीं है। इसका आंसर बी रहेगा, राज्य के पास कुल मतों का 2/3 होता है, यानी कि केंद्र सरकार से ज़्यादा होता है। ठीक है ना। अच्छा, आप यहाँ पे एक क्वेश्चन बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि जो GST परिषद है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 107, भारत के राज्यपाल को संघवाद के विरुद्ध माना जाता है क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा, दोनों कथन सही हैं और आर की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 इसको GNCTD एक्ट का मुख्य प्रभाव क्या है? दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना, सेवाओं यानी कि सर्विसेज के नियंत्रण हेतु प्राधिकरण का गठन करना जिसमें केंद्र का प्रभावी नियंत्रण हो, दिल्ली विधानसभा को भंग करना, उपराज्यपाल के पद को समाप्त करना। इसका आंसर भी रहेगा, यानी कि जो सर्विसेज हैं कि को कंट्रोल हेतु प्राधिकरण यानी कि एक अथॉरिटी को गठन करना जिसमें केंद्र का प्रभावी नियंत्रण हो। ठीक है ना, इसलिए अधिनियम लाया गया है। अब देखिए अधिनियम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सेवाओं पर चुनी हुई सरकार का नियंत्रण होगा, लेकिन केंद्र ने कानून बनाकर राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया है। प्रभाव क्या पड़ेगा इसका? अब अधिकारियों के स्थानांतरण यानी कि जो ट्रांसफ़र होगा और नियुक्ति यानी कि उनकी ज्वाइंट होगी, नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट होगा, नियुक्ति का अंतिम जो निर्णय है वो उपराज्यपाल लेंगे, यानी कि जो दिल्ली में नहीं होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उनके पास होगा। यानी दिल्ली के विशेष संघीय ढांचे यानी कि आर्टिकल 239AA में केंद्र की शक्ति को बढ़ावा देता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। आपातकालीन प्रावधानों का संघवाद पर क्या प्रभाव पड़ता है? संघवाद और मजबूत हो जाता है, भारत का ढांचा पूरी तरह एकात्मक हो जाता है, राज्य की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, न्यायपालिका निष्क्रिय हो जाता है। आर्टिकल जो क्वेश्चन नंबर 109 है उसका आंसर भी रहेगा, वही भारत का ढांचा पूरी तरह से एकात्मक हो जाता है, तभी उसको आपातकालीन के संदर्भ में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 देखें। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने किस तंत्र का उपयोग किया गया है? दंड और पुरस्कार नीति का, राज्य के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, स्वच्छता रैंकिंग जैसे कि स्वच्छ सूचकांक,
इसमें इंदौर पहले नंबर पे है। राज्यों के बजट पर पूर्ण नियंत्रण, केवल केंद्र शासित प्रदेशों पर ध्यान देना। तो इसका आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखें। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था? EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देना, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देना, GST को लागू करना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संवैधानिक दर्जा देना। इसका आंसर भी रहेगा। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 116। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को स्थिति में क्या बदलाव किया गया था? इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इसे राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया था। इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। इसे प्रस्तावना का हिस्सा बनाया गया था। इसका आंसर ए रहेगा। इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर आर्टिकल 99(1) में से हटाकर इसको एक संपत्ति को मूल क्या बोलते हैं, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है। 117। 52वें संविधान संशोधन 1985 और 91वें संविधान संशोधन 2003 के बीच क्या सामान्य कड़ी है? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर भी रहेगा। दल बदल विरोधी कानून से लेकर के समानता दिखती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 118 इससे मिलाने वाला है और थोड़ा सा इसको अच्छे से मिलाइएगा। 61वां संविधान किससे है? 73, 86 और 101वां। देखिए इसको मिलान करते हैं। इसका पहला सही है। 61वां संविधान संशोधन और मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। और 73वां पंचायती राज वाला, ये भी ठीक है। 86वां शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाना, ये भी सही है। 101वां GST को लागू करना, ये तीनों सही है। इसका आंसर ये होगा। चारों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 119। 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 का सबसे संबंध किससे है? आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण से है, राज्यों की अपनी स्वयं की OBC सूची बनाने की शक्ति बहाल करने से है, एंग्लो इंडियन कोटे को समाप्त करने से है, सहकारिता समिति को बढ़ावा देने से है। 119 का कौन सा होगा? इसका बी आंसर होगा। राज्यों को अपनी स्वयं की OBC सूची बनाने की शक्ति बहाल करने से है। क्वेश्चन नंबर 120 देखें। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 15(6) और 16(6) क्या प्रदान करते हैं? अनुसूचित जाति को पदोन्नति को और आरक्षण देना, सामान्य वर्ग के अधिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS को 10% आरक्षण देना, धार्मिक अल्पसंख्यकों को विशेष शिक्षण संस्थानों का अधिकार देना, भाषाई आधार पर नए राज्यों का गठन करना। 103वां क्वेश्चन का क्या आंसर होगा बताइए। इसका आंसर भी रहेगा। सामान्य वर्ग के आर्थिक यानी कि जो EWS है वो 10% आरक्षण से संबंधित था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121। हाल ही में चर्चा में संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बाद न्यायिक समीक्षा से बाहर हो जाता है। 24वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट किसी भी संशोधन को केवल प्रक्रियात्मक त्रुटि के आधार पर रद्द कर सकता है। 42वें संविधान संशोधन ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को पूरी तरह समाप्त कर दिया है, इसे कभी बहाल नहीं किया गया। ऐसी बात है, ये गलत रहेगा। बी वाला इसका आंसर सही है कि जो 24वें संविधान संशोधन जो 1993 में हुआ था और राष्ट्रपति के संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया था। सॉरी, मैं इसका डेट थोड़ा मिस कर रहा हूँ, इसको मिला लीजिएगा अपनी बुक से। क्वेश्चन नंबर 122 जिसमें कह रहा है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 ने विधायी लोक निकायों में क्या परिवर्तन किया था? लोकसभा में एंग्लो इंडियन की जो मनोनीत सदस्यों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। SC ST के लिए सीटों के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर डी रहेगा। ए और 2 यानी कि जो एंग्लो इंडियन में जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं उसका प्रावधान हटाना और दूसरा SC ST के लिए सीटों के आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन साधारण बहुमत से संसद द्वारा किया जा सकता है? किस अनुच्छेद द्वारा 368 के तहत संशोधन नहीं माना जा सकता? नए राज्यों का प्रवेश या गठन, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, आधिकारिक भाषा का प्रयोग, नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कमी करना। बताइए 130 में ए होगा। इसमें 1, 2, 3 ये तो सही है। जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों में कमी ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो किसी भी प्रकार की कमी या बदलाव के लिए आर्टिकल 368 के तहत विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसलिए जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सेवा शर्तों कार्यावधि अधिनियम के 2023 के अनुसार चयन समिति में कौन शामिल होता है?
प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता। प्रधानमंत्री एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश केवल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। इसका आंसर भी रहेगा प्रधानमंत्री एक केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री और लोकसभा में विपक्ष नेता शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, भारत के निर्वाचन आयोग के पास कौन सी शक्तियाँ होती हैं? राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता लागू करना, संसद सदस्यों की अयोग्यता यानी कि दल बदल को छोड़कर मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना। ठीक है, 125 का डी रहेगा। इसमें सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 126, 16वें वित्त आयोग यानी 16th फाइनेंस कमीशन के संदर्भ में विचार करिए। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को सौंपी गई थी। इसकी सिफारिश 1 अप्रैल 2026 में प्रभावी होगी। इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों यानी कि टैक्सेस के बंटवारे का फार्मूला तय करना था। इसका आंसर डी रहेगा। सभी कथन इसमें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 127, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें संसद के दोनों सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर भी हटाया जा सकता है। सेवानिवृत्ति यानी रिटायर के बाद यह भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण कर सकता है। यह राष्ट्रपति की 3 लेखा परीक्षा रिपोर्ट सौंपता है। बताइए कौन सा आंसर होगा? इसका सी होगा, यानी कि सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायर के बाद यह भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास कौन से विशेष अधिकार हैं? वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल भी सकता है। वह संसद की किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है। उसे संसद में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। 128 का भी रहेगा, क्योंकि उसके पास मतदान करने का अधिकार नहीं, केवल बोलने का अधिकार है और समिति का सदस्य बनने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो इसका बी आंसर होगा, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 130 देखें। राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि जो एसपीएससी यानी कि स्टेट पीएससी के संदर्भ में क्या कथन सही है? इसके सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी दोनों राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन इन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को सौंपते हैं। बताइए इसका आंसर क्या सही होगा? इसका भी होगा, इनकी नियुक्ति और राज्यपाल करता है, लेकिन इन्हें केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। ये फैक्ट ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 131, 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 ने राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी की शक्तियों को किस प्रकार प्रभावित किया? इसने एनबीसी को संवैधानिक रूप से संवैधानिक निकाय बना दिया। इसने राज्यों की स्वयं की ओबीसी सूची बनाने और पहचान बनने की शक्ति को बहाल कर दिया। इसने आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति संसद को दे दी। इसने ओबीसी आरक्षण को पूरी तरह समाप्त कर दिया। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी रहेगा। इसने राज्य को स्वयं की ओबीसी सूची बनाने और पहचान बनाने की शक्ति दी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को किस वर्ष अलग अलग किया गया था? इसका बी रहेगा, यानी कि 89वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो 2003 में हुआ था, तो इसके माध्यम से इसको अलग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 133, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी यानी कि स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का पद किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका आंसर भी रहेगा 7वां संविधान संशोधन 1956। जीएसटी परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एक संवैधानिक निकाय है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यह अनुच्छेद 2979 के तहत एक संवैधानिक निकाय है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। इसमें केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसके निर्णय केवल साधारण बहुमत से लिए जाते हैं। 134 का बी होगा, क्योंकि इसका अनुच्छेद 279 के तहत एक संवैधानिक निकाय है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। नीति आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संवैधानिक निकाय क्यों नहीं है? क्योंकि इनका उल्लेख संविधान के मूल भाग में नहीं है, क्योंकि इनका गठन संविधान के अनुच्छेदों के बजाय कार्यकारी आदेश या संसदीय कानून द्वारा किया गया था, क्योंकि ये केवल सलाहकारी निकाय हैं, क्योंकि इनमें विपक्ष का कोई सदस्य नहीं होता है। तो इसका आंसर भी रहेगा, क्योंकि इनका गठन संविधान के अनुच्छेदों के बजाय कार्यकारी आदेश या संसदीय कानून द्वारा किया गया था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 136, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में क्या गलत है? पहचानें। इसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। वह राज्य के प्रसाद पद यानी कि प्लेजर पद धारण करता है। इसका कार्यकाल संविधान द्वारा 5 वर्ष निश्चित किया गया है। इससे राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में बोलने का अधिकार प्राप्त है। इसका आंसर ही रहेगा। उसका जो कार्यकाल है संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं रखा गया है। ठीक है ना। बेसिकली व्यवहारिकता में देखा जाता है कि जो महाधिवक्ता है, ठीक है,
तो जब तक सरकार बनी रहती है और सरकार के हटते ही वो भी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, व्यवहार में देखा जाता है, लेकिन संविधान में ऐसा ही दिखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 137, अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर सी होगा, प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय यानी कि परामर्शदात्री होने के साथ साथ अर्ध न्यायिक कार्य भी करता है? यानी कि वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग या उपरोक्त में से सभी? इसका डी रहेगा, सभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, प्रस्तावना की प्रकृति और उसमें प्रयुक्त स्वतंत्रता शब्द के संबंध में क्या सत्य है? प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता असीमित है। प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय है यानी कि इन्फोर्सिबल है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का उल्लेख है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, जैसे कि बेरोजगारी मामले में कहा गया है। इसका आंसर ही रहेगा, क्योंकि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है, जिसमें आपका अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है, उपासना का उल्लेख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 140 देखें। इसमें कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता की वंचना यानी कि डिप्राइवेशन द्वारा समाप्ति किन परिस्थितियों में हो सकती है? यदि नागरिकता पंजीकरण या प्रकटीकरण द्वारा धोखाधड़ी से प्राप्त की गई हो, यदि नागरिकों ने संविधान के प्रति अनादर प्रदर्शित किया हो, यदि नागरिक युद्ध के समय शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से व्यापार संचार करता हो, यदि नागरिक 7 वर्षों से लगातार बाहर रह रहा हो। बताइए। देखिए, नागरिकता अधिनियम के तहत जो समाप्ति है वो इन चारों कारणों से हो जाती है। ठीक है, बेसिकली इसमें कुछ ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, चारों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 141 देखें। वर्मा समिति 1999 ने कुछ मूल कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए किन कानूनी प्रावधानों की पहचान की थी? केवल पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, केवल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम या उपरोक्त सभी? इसका आंसर डी रहेगा, सभी की बात की थी। क्वेश्चन नंबर 142, पुंछी आयोग 2007 द्वारा केंद्र राज्य संबंधों के सुधार हेतु दी गई सिफारिशों में क्या शामिल नहीं है? राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित करना, राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, अनुच्छेद 355 और 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए, अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र से राज्य को स्थानांतरित कर देना चाहिए। इसका आंसर डी रहेगा। इसमें कहा गया था कि अपशिष्ट शक्तियों को केंद्र से राज्य को स्थानांतरित कर देना चाहिए। ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 43, एस आर मुंबई बनाम भारत संघ 1994 मामला के संदर्भ में मील का पत्थर कहा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के दुरुपयोग को रोकना, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 की न्यायिक समीक्षा करना, वित्तीय आपातकालीन यानी कि आर्टिकल 360 का पहली बार प्रयोग करना, मौलिक अधिकारों का पूर्ण निलंबन। इसका आंसर भी रहेगा, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति शासन यानी कि जो आर्टिकल 356 के अंतर्गत है कि न्यायिक समीक्षा को करना। क्वेश्चन नंबर 144, अनुच्छेद 201 के तहत जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारात सुरक्षित करता है तो उसके बाद कौन कौन से अधिकार होते हैं? विधेयक पर सहमति दे सकता है, अपनी सहमति रोक सकता है, राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे, पुनर्विचार के बाद पुनः पारित होकर विधेयक को सहमति देने के लिए बाध्य है। इसका आंसर ए रहेगा, चौथा ऑप्शन नहीं रहेगा। पुनर्विचार के बाद पुनः पारित होकर आए विधेयक पर सहमति देने के लिए बाध्य है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 142, विधान परिषद की संरचना के संबंध में कथनों पर विचार करिए। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 हो सकती है। इसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 निश्चित की गई है। संसद इसे साधारण बहुमत से सृजित या समाप्त कर सकती है। इसके 1/6 सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर ये रहेगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि इसके जो सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 हो सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें। इसमें कहा गया है 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 12वीं अनुसूची 18 विषयों में कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है। सड़कों और पुलों का निर्माण करना, अग्नि सेवा यानी कि फायर सर्विसेज देना, कृषि और भूमि सुधार करना, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता रखना। इसका आंसर सी रहेगा, कृषि और भूमि को इसमें शामिल किया गया था। चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की प्रकृति क्या है? यह एक संसद द्वारा पारित कानून है। यह राजनीतिक दलों की आपसी सहमति से विकसित एक स्वैच्छिक दिशा निर्देश है। यह संविधान के अनुच्छेद 324 का ही एक हिस्सा है। यह केवल केंद्र सरकार के आदेशों का समूह है। इसका आंसर भी रहेगा, क्योंकि ये कोई राजनीतिक दलों की आपसी सहमति से विकसित एक स्वैच्छिक दिशा निर्देश है, कोई बाध्यकारी नहीं है और कोई संविधान के संशोधन में इसको डिस्क्राइब भी नहीं किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और उसके संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष
नियुक्त किया गया है। वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक निकाय है। इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी होती हैं। यह राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य की पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की संबंधित तो सुझाव देता है। इसका आंसर ए रहेगा 1, 2 और 4। 3 नहीं होगा क्योंकि इसकी सिफारिशें सरकार पर सलाहकारी बाध्यकारी नहीं होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा की सीमाएं क्या हैं? वह गुप्त सेवा यानी कि सीक्रेट सर्विसेज एक्सपेंडिचर का विस्तृत ऑडिट नहीं कर सकता। वह निजी कंपनियों का ऑडिट कभी नहीं कर सकता। वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी खाते की जांच नहीं कर सकता है। वह केवल केंद्र के खातों की जांच कर सकता है। इसका आंसर ए रहेगा। वह गुप्त सेवाओं का जो ऑडिट है वो नहीं कर सकता है। ठीक है। कौन? CAG। क्वेश्चन नंबर 150, राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। वह राज्य की किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार रखता है। वह विधानमंडल के दोनों सदनों में बोलने और मतदान करने का अधिकार रखता है और उसका कार्यकाल संविधान में निश्चित किया गया है। इसका आंसर सी रहेगा। ठीक है। क्योंकि वह विधानमंडल के दोनों सदनों में बोलने और मतदान करने का अधिकार रखता है। चलिए दोस्तों, आपका टेस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। बताइए मैंने किस तरीके से समझाने का आपको प्रयास किया है। वैसे मेरी पूरी कोशिश रही कि आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूं। फिर भी कुछ कमी रह गई हो, त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और बताना कि मुझे वीडियो में और क्या इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। बहुत सारे टेस्ट और भी मेरे पास हैं। मैं सोच रहा हूँ वक्त निकाल कर उसको भी आपको सॉल्व करवा दूँ। बताना किस संस्था के टेस्ट आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ठीक है। बाकी वीडियो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। बेस्ट ऑफ लक।